नमस्कार, मैं हूं शुभि मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। किसान भाइयों, प्याज एक महत्वपूर्ण मसाला फसल है। इसमें प्रोटीन और कुछ विटामिन भी अल्प मात्रा में रहते हैं। प्याज में बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में प्याज की खेती खंडवा, शाजापुर, रतलाम, छिंदवाड़ा, सागर और इंदौर में मुख्य रूप से की जाती है और अभी इसकी रोपाई का उपयुक्त समय है। तो आप प्याज की उन्नतशील किस्मों का चयन कर उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करके वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ रतनदीप सोनी। किसान भाइयों, रबी प्याज की खेत की तैयारी करना का समय आ गया है। खेत तैयार करें और उसके बाद तैयार नर्सरी की रोपाई भी करना होगा। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि रबी में मुख्य रूप से एग्रीफाउंड डार्क, लाइट रेड और एग्रीफाउंड वाइट किस्म जो है, इसके अलावा अर्का कीर्तिमान, साथ ही साथ पूसा रेड एंड पूना रेड, अर्का लालिमा, कुछ ऐसी किस्में हैं जो उन्नत किस्में हैं प्याज की, जिनके से हम अधिकतम पैदावार ले सकते हैं। और रबी में इनकी पैदावार लगभग 300 कुंटल से लेके 325-350 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार ली जा सकती है प्याज की। अब आइए बात करते हैं भूमि के चयन और तैयारी की। तो प्याज की खेती विभिन्न प्रकार की मृदा में की जा सकती है। प्याज की खेती के लिए उचित जल निकास और जीवांश युक्त उपजाऊ वलुई दोमट भूमि, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो, सर्वोत्तम होती है। प्याज को अधिक क्षारीय या दलदली मृदा में नहीं उगाना चाहिए। प्याज के सफल उत्पादन में भूमि की तैयारी का विशेष महत्व है। इसीलिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए। उसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या हैरो से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा जरूर लगाएं, जिससे खेत में नमी सुरक्षित रहे। तो इसके लिए सर्वप्रथम सबसे ज़रूरी है कि खेत की अच्छी तैयारी करें। किसान भाइयों, रोप लगाने का के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जिस ज़मीन में हम खेत तैयारी किए हैं उसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या नाडेप्टा की खाद अथवा वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इसकी मात्रा 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर से लेके 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। इसके बाद इसमें पोषक तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का जो मात्रा होगी प्रति हेक्टेयर के हो गए 125 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो स्फुर माने फास्फोरस तथा 125 किलो के लगभग पोटास तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। इसका म्यूरेट ऑफ पोटास और फास्फोरस, इसके साथ ही यूरिया की मात्रा लगभग 1 कुंटल मिला के बिखेर के लगा सकते हो। खेत की तैयारी करें। फिर जब 25 दिन बाद अपन करेंगे तो उसमें हमें फिर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करना पड़ेगा। जो हमने आधी मात्रा बचा रखी है, यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करके देंगे और सिंचाई करके देंगे, ये ध्यान रखना है। जो नर्सरी जो लगा रखी होगी आपने, तो उनका रोपने का जो टाइम है ये आपका अक्टूबर महीने से लेके दिसंबर महीने तक रोप सब कर सकते हैं। लगभग 35-40 दिन तक की रोप प्याज की लगाने लायक अच्छी तरह से हो जाती है यदि उसको सही ढंग से नर्सरी तैयार कर ली जाए। रोप उखाड़ने के बाद उसकी कुछ जड़ें टूटती हैं, जिनमें फफूंद जनित रोगों का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक बात है। किसान भाइयों, प्याज का अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल को रोगों के प्रकोप से बचाने की जरूरत होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रोपाई से पहले प्याज की पौध को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं। उसमें प्याज की पौध को उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे प्याज की फसल को रोगों के प्रकोप से बचाया जा सके। और उसके बाद क्यारी बना के रोप लगाना है। रोप जो लगाना है 6 इंच कतार से कतार की दूरी होना चाहिए, माने 15 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 4
इंच मैंने 10 सेंटीमीटर करीब रखना पड़ेगा। ऐसा करके हम यदि रोप लगाते हैं तो प्रति पौधे से के बीच की जो दूरी है वो आदर्श होगी और ऐसी दूरी रखने पर प्याज के कंदों में बढ़वार अच्छी होती है और औसत पैदावार अधिकतम मिलती है। किसान भाई इस चीज का भी ध्यान रखना है। प्याज की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए कुल 3 से 4 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। प्याज के पौधे एक दूसरे के नजदीक लगाए जाते हैं, इसीलिए खरपतवार नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाना उचित होता है। इसीलिए पेंडिमिथालिन दवा की 3.5 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 3 दिन पश्चात छिड़काव करें। पानी उतने देना है फसल में जितना कि मिट्टी अवशोषित कर ले, भरा हुआ पानी नहीं चाहिए, नहीं तो आपके प्याज की फसल में फफूंद जनित रोगों का प्रादुर्भाव तेजी से होगा। किसान भाइयों, पूरी व्यवस्था के साथ आप प्याज की फसल लगाएं ताकि रोग मुक्त रहे, कीट मुक्त रहे, खरपतवार से मुक्त खेत रहे और आपकी प्याज की फसल से आप अधिकतम पैदावार ले सकें। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। सब्जियों में ब्रोकली की खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। ब्रोकली गोभी की तरह ही दिखती है, लेकिन पौष्टिकता की दृष्टि से साधारण गोभी से कहीं अधिक फायदेमंद होती है। कई तरह के पोषक तत्वों वाली इस सब्जी की बाजार में मांग भी अधिक है। तो आप इसकी नर्सरी तैयार करके खेती करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी से। आज मैं आपके बीच मौजूद हूँ ब्रोकली की वैज्ञानिक खेती की जानकारी लेकर। किसान भाइयों, बाज़ार में आप लोग देखते हैं, अच्छा ब्रोकली तो अब कोई नया नहीं है। जब शुरुआती दिनों में ब्रोकली की खेती की जा रही थी तो लोग कहते थे ये हरा रंग की फूलगोभी है क्या? हाँ, तो ये हरा रंग की ही फूलगोभी है, लेकिन ये ब्रोकली है और ये फूलगोभी की ही फैमिली का ये एक सदस्य है और ये हरे रंग का होता है, लेकिन इसमें पोषक तत्व और कुछ औषधीय गुण कुछ अलग होते हैं। खासकर इसमें वैसे तो हम देखें तो जितने भी फूलगोभी हो, बंदा गोभी हो या दूसरे जो भी इस ग्रुप के हैं, उसमें कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है, औषधीय गुण मौजूद होता है। लेकिन ब्रोकली में दूसरे कोल क्रॉप जो फूलगोभी की जाति के हैं उसे हम कोल क्रॉप कहते हैं। तो कोल क्रॉप के जितने भी सब्जियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैंसर से लड़ने की क्षमता अगर किसी में होती है तो ब्रोकली में होती है, इसलिए ब्रोकली का बहुत डिमांड है। ब्रोकली की खेती से आज किसान अच्छा खासा फायदा ले रहे हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की उपज लेने के लिए इसकी खेती पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहले इसे सही समय पर लगाने पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देर से रोपाई करने पर फूल का सही साइज नहीं आता है, जिसका मार्केट वैल्यू अच्छा नहीं मिलता। लेकिन इसको हम आगात या पिछात नहीं कर सकते। इसकी खेती हम सिर्फ और सिर्फ मुख्य सीज़न में ही कर सकते हैं। इसकी बुआई का समय आमतौर पर नर्सरी में 15 सितंबर से लेकर 1 नवंबर तक आप रख सकते हैं, यानी 15 सितंबर से पूरे अक्टूबर नर्सरी की बुआई करेंगे। जब 20-25 दिन का बिचड़ा हो जाएगा तब मुख्य खेत में इसकी रोपाई करेंगे। इसकी खेती की सारी विधि वैसे ही है जैसे बंदा गोभी और फूल गोभी का है। यहाँ की मिट्टी इसके लिए अनुकूल है, बस जरूरत है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की उचित मात्रा के लिए खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाए। इसलिए अच्छी उपज के लिए मिट्टी की जांच करवाकर ही खाद उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। बलवाही दोमट किस्म की मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होगी, जिसमें कार्बनिक तत्व अच्छे हों, साथ ही साथ जल निकासी की व्यवस्था तो हो ही, सिंचाई का भी साधन मौजूद होना चाहिए। साथ ही साथ कंपोस्ट की जो आवश्यकता होगी वो आपको इसमें 20 टन प्रति हेक्टेयर के दर से आवश्यकता होगी और नाइट्रोजन आपको 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर देना होगा और 60 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ेगी। पोटास और फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा
ट्रांसप्लांटिंग यानी रोपाई से पहले डाल दें, और नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई से पहले और आधी मात्रा को 2 खुराक में ट्रांसप्लांटिंग के 15-15 दिनों के अंतराल पे आप डाल सकते हैं, तब आपका फसल बहुत अच्छा होगा। किसी भी फसल के उत्पादन में अच्छी किस्मों का अहम योगदान रहता है। ब्रोकली की कई अच्छी किस्में आज वैज्ञानिकों ने विकसित कर ली है, जिसमें से आप कोई भी किस्म ले सकते हैं। साथ ही रोपाई की दूरी बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। कई बार ये देखा गया है कि फसल घनी होने से किसानों को उपज कम मिलती है। बीज की आवश्यकता होगी तो अलग अलग वैरायटी में थोड़ा बहुत चेंज करेगा। आम तौर पर 300 ग्राम से लेकर 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी प्रति हेक्टेयर के लिए। 500 मैक्सिमम 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। कुछ प्रभेद, कुछ हाइब्रिड्स हैं जिसका 300 ग्राम भी सफिशिएंट होता है उसकी खेती के लिए। साथ ही साथ इसके उन्नत प्रभेद कौन से हैं, इस पे हमें विचार करने की ज़रूरत है। तो बड़ा अच्छा हिमाचल प्रदेश के वैज्ञानिकों ने निकाला है पालम समृद्धि। ये झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब इलाकों में बहुत अच्छा होता है, पूरे देश में अच्छा होता है। तो पालम समृद्धि का आप चयन कर सकते हैं। क्रूजर नाम का वेराइटी है, पूसा KTS 1 करके वेराइटी है, कॉर्वेट है, ग्रीन माउंटेन है, एवरेस्ट वेराइटी है, माराथन, एक्सप्रेस कोरोना, अभी कोरोना बीमारी चला है, नाम भी याद आसानी होगी, एक्सप्रेस कोरोना है, डेस्टिनी है, ईस्टर्न मैजिक है, ग्रीन मैजिक है, रोमानेस्को है, सन किंग है, पर्पल स्प्राउटिंग करके एक वेराइटी है जो ज़्यादा ग्रीन नहीं पर्पल रंग का होता है, तो पर्पल स्प्राउटिंग भी आप कर सकते हैं। ये पर्पल कलर का ब्रोकली है, इसमें पर्पल कलर का एंथोसाइनिन मौजूद होता है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी है। वैसे दूसरे ब्रोकली में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, आयरन बहुत ज़्यादा है और दूसरे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, तो ब्रोकली के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन पर्पल कलर का भी ब्रोकली का डिमांड बाज़ार में है, तो आप पर्पल स्प्राउटिंग का भी चयन कर सकते हैं और सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। बस ये आपको ध्यान देना है कि बीज को उपचारित करके लगाएं। एक चुटकी आप बेबिस्टिन का पाउडर लेके आप इसको उपचारित करके इसको आप अपने खेतों में बुआई कर सकते हैं नर्सरी में, फिर आप लगाएंगे। बिचड़ा उगा के 20 दिन के बिचड़ा को ट्रांसप्लांटिंग करनी है, यानी कतार से कतार की दूरी अब 60 सेंटीमीटर रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखेंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों आपको ये भी ध्यान देना है कि इसमें आमतौर पर जितने फूलगोभी, बंदा गोभी में कीट पतंगों का प्रकोप होता है, ब्रोकली में थोड़ा कम होता है। नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन होता है। तो आपको सावधानी के तौर पे शुरुआती दिनों से ही नीम बेस जो कीटनाशक है उसका प्रयोग हर 15 दिन 10 दिन के अंतराल पे आप करते रहें। मुख्य खेत में बुआई करने के हर 10-10 दिन के अंतराल पे, तो आपको रासायनिक जो कीटनाशक है उसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। निम्बिडीन, नीमाक्योर या अन्य नाम से नीम आधारित जो दवा है बाजार में उपलब्ध है, उसका हर 10 दिन 5 दिन के अंतराल पे आप छिड़काव करते रहें। इसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता है और अचानक बहुत अधिक कीट का प्रकोप होता है, पत्ते को पूरी तरीके से छेद करते हुए दिखाई पड़ते हैं कीड़े या खाते हुए दिखाई पड़ते हैं दूसरे जो कैटरपिलर हैं, तब आपको क्यूराक्रोन नाम की एक दवा आती है, प्रोफेनोफॉस है, उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के 2 छिड़काव 10-10 दिन के अंतराल पे करेंगे तो आपका फसल सुरक्षित रहेगा किसान भाइयों। बाजार इसका उपलब्ध है, सभी लोग ब्रोकली चाहते हैं। जितने बहुत सारे एक से एक डिशेस बनाए जाते हैं शहरों में, इसलिए ब्रोकली का शहर में बहुत डिमांड है। ट्रांसपोर्टेशन की कोई समस्या नहीं है। कंपैरेटिवली फूलगोभी, बंधा गोभी के तुलना में इसका ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा आसान है, ये हल्का होता है और प्रति पीस के हिसाब से ये बिकता है, किलो में आमतौर पर इसे नहीं बेचा जाता है। तो किसान भाइयों हम समझते हैं आपको मैंने सफिशिएंट जानकारी दे दी है ब्रोकली की खेती के लिए। आइंदा और कुछ समस्या होगी तो फिर मैं नई जानकारी लेके आपके साथ हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला ग्वालियर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों के दौरान घने बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश की संभावना है।
इन 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा लगभग 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से मुख्यतः पूर्व पश्चिम व पूर्व उत्तर दिशा से बहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय खाली पड़े खेतों में बत्तर आने पर जुताई करें, जिससे खरपतवार न होने पाए, और रबी फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। संभावित मौसम को देखते हुए इस समय बत्तर आने पर खरपतवार नियंत्रण करें और कीट व्याधि की सतत निगरानी रखें। अरहर की फसल में फली बेधक कीट का प्रकोप पुष्पा अवस्था से ही शुरू हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। संभावित मौसम को देखते हुए इस समय पकी हुई बाजरा की कटाई गहाई का कार्य करें। संभावित मौसम को देखते हुए इस समय पकी हुई उड़द मूंग की कटाई गहाई का कार्य करें। सरसों की बुआई के लिए उर्वरकों उन्नतशील किस्मों का चयन कर बीज की व्यवस्था करें और खेत तैयार कर बुआई उचित तापमान होने पर ही करें। धान की फसल में तना बेधक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G की 15 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। मिर्च और टमाटर की फसल में लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 DG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन और भिंडी की फसल में तना छेदक व फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर पहले नष्ट कर दें और उसके बाद स्पाइनोसेट 48 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं में इस समय अफरा रोग अधिक मात्रा में हरा चारा खिलाने से हो जाता है, अतः अफरा रोग होने पर इसकी रोकथाम के लिए टिम्पाल या ब्लोटोसिल दवा 200 मिलीलीटर प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से दें। लंपी वायरस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। वायरस से निपटने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1962 के साथ एक अन्य नंबर 0755 276 7583 जारी किया है। सरकार ने पशुओं को फ्री में टीका लगाने का ऐलान भी किया है। पशुपालक भाइयों, यदि आपको अपने पशुओं में हल्का बुखार, मुंह से अत्यधिक लार और आंख नाक से पानी, पैरों में सूजन, शरीर पर गांठें और दुग्ध उत्पादन में गिरावट के साथ गर्भित पशुओं में गर्भपात जैसे लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत ही अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या फिर इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तेहरा, जिला रायपुर के कृषक नरेंद्र सिंह ने। ये आंवला के बाग में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नरेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आंवला की यदि बागवानी किसान करता है तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। कुछ समय पहले इसके बाग काफ़ी मात्रा में हुआ करते थे। प्राय यह जंगली पौधा है तथा शुष्क जलवायु में अच्छी तरीके से पनपता है। किसान भाइयों, जो आंवला है इसकी खेती व्यावसायिक तौर पे की जा रही है। इसके लिए हमें मुख्य तौर पे बीमारियों का सही समय पे यदि प्रबंधन कर दिया जाए तो हम इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन से रोग लगते हैं, इनका किस प्रकार से हम यांत्रिक, जैविक, रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। किसान भाइयों, सबसे पहले आता है रस्ट। इसको रवेलिया इमली की इसका साइंटिफिक नेम है, जो कि आंवले की पत्तियों के ऊपर भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं जो कि काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो धब्बे होते हैं बाद में चल के काफ़ी मात्रा में फैल जाते हैं और जो
पत्तियों के ऊपर का क्लोरोफिल है इसको नष्ट करते हैं। इसके नियंत्रण के हमें 0.4% घुलनशील गंधक के छिड़काव करना चाहिए, या क्लोरोथेनेल जो दवा आती है जिसका 0.2% जुलाई के महीने में यदि इसका छिड़काव किया जाता है तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते। काली फफूंद रोग, इसका प्रकोप ऐसे आंवले के पौधे जिनमें स्केल कीट का प्रकोप होता है, उनमें काली फफूंद का भी प्रकोप होता है। पत्तियों, टहनियों और फूलों पर मखमली काली फफूंदी विकसित होती है जो कीट द्वारा चिपचिपे पदार्थ के ऊपर विकसित होती है। ये फफूंदी सतह तक ही सीमित रहती है और पत्तियों, टहनियों, फूल आदि में अंदर इसका प्रकोप नहीं होता। काली फफूंद के प्रकोप को 2% स्टार्च के छिड़काव के द्वारा रोका जा सकता है। यदि प्रकोप अधिक हो तो स्टार्च में 0.05% मोनोक्रोटोफॉस और 0.2% घुलनशील गंधक मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद में एंथ्रेक्नोज, पत्तियों तथा कोमल टहनियों पर भूरे धूसर रंग के पीननुमा उठे हुए धब्बे होते हैं जो कि आंवला में काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। पत्तियों और तने से भोजन पौधे को लेने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं, तो ये काफ़ी हद तक क्षति पहुंचाते हैं ये रोग, और इसके कारण उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसान भाई, इसके नियंत्रण के लिए हमें मेटालेक्सिल मैनकोजेब जो दवा होती है इसको हम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से यदि इसका छिड़काव करते हैं तो इसका नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद में आता है विल्ट, जिसको कि उकटा भी कहा जाता है। ये फ्यूजेरियम प्रजाति के कारण होता है, जिसमें जो फ्यूजेरियम प्रजाति की जो फफूंद होती है इसका जो जनक है। किसान भाइयों, उकटा रोग नुकसान पहुंचाता है, इससे बहुत सारे पौधे सूखने लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमें या तो जैविक तौर पे नियंत्रण यदि करना है तो इसके लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी जो फफूंदनाशक है इसको करीब 10 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद में करीब 200 ग्राम इसको डाल के और पौधे के आसपास हमें डाल देना है और गुड़ाई कर देना चाहिए हल्की, और इसके साथ में इसमें पानी लगा दे। जो पोषक तत्व है वो भी मिल जाते हैं, साथ में इसमें जो फंगस है एक तरीके का, तो ये फंगस उसके ऊपर अपना भोजन ग्रहण करता है उससे, और मल्टीप्लिकेशन इसका अच्छा होके ये सॉइल में जाके जो इसके फफूंद है, जो हानिकारक फफूंद है उकटा का, इसको नष्ट करता है। इस तरीके से उकटा से हम बच जाते हैं। इसके साथ में कुछ प्रजातियां हैं जो कि उकटा प्रतिरोधी होती है, उनका हम उपयोग यदि करते हैं खेती में तो उकटा रोग से बच सकते हैं। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921633 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।